तो हेलो लो वालो, आज देखते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होता क्या है? देखो, आप अब किसी भी फील्ड में जाओगे, आप लॉ फील्ड के अंदर आ चुके हो तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारा यूपीएससी में भी पूछा जाता है, और हमारा जुडिशरी के दौरान भी पूछा जाता है। और एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप लॉ फील्ड में हो तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं पता, आपने कॉलेजेस में पढ़ लिया लेकिन फिर भी डाउट है कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यार एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों लाया गया और किस केस के थ्रू लाया गया, ये किस तरीके से ऐड किया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूरा इसका हिस्टोरिकल और पूरा ये किस तरीके से आया, इसका प्रोसेस क्या था, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे। तो डोंट बी वरीड अबाउट इट, बी कंटिन्यू विद द वीडियो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे टिल द एंड। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। ओके, नेक्स्ट फर्दर वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यार इतना नाम सुना है हमने, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। देखो, मान लो एक मैं एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मैंने अपनी बिल्डिंग में अपना थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के लिए आपको बुलाया कि सर मेरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस होना, और ये वो आपने मेंटेनेंस करने के बजाय क्या किया, मेरी बिल्डिंग के जो पिलर थे उसमें ठोका ठाकी शुरू कर दी, और उसको क्या किया, आपने पिलर्स को कर दिया कमजोर। मेरे पिलर्स को कर दिया कमजोर, इतना कमजोर कर दिया कि मेरी बिल्डिंग जो है डगमगाने लगी, उसका गिरने का डर हो गया। सेम एज इट इज क्या बात होती है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट लाया सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए, जिसके अंदर बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपने इन एलिमेंट्स को और इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को छेड़ा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डगमगाएगा, और हो सकता है गिर भी जाए, खत्म भी हो जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को नहीं खत्म करना। ये देखो शुरुआत कैसे होती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने से पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखो, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, हमें खुद पता है कि जहाँ पार्लियामेंट की पावर आती है और उसी के अपोजिट हमारी जुडिशरी की पावर आती है। अब क्या करता है, पार्लियामेंट एक तरफ से केस लाएगा, अपने दिमाग में ना इमेज बनाते जाओ, पार्लियामेंट करेगा बिल पास, अब ये हो गया दोनों हाउस से पास, ठीक है, बिल पास हो गया हमारे लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, प्रेसिडेंट की कंसेंट हो गई। अब ये जाएगा कहाँ, अभी ये पूरा लॉ लागू नहीं हुआ है, अब ये जाएगा कहाँ, अब ये जाएगा हमारा किसके पास, जल्दी बताओ, जुडिशरी के पास। जुडिशरी के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू में क्या बताया जाएगा, इसका जुडिशियल रिव्यू में हमारा बताया जाएगा कि हाँ ये लॉ वॉइड है या वैलिड है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाता है, जुडिशरी के पास ये पावर कहाँ से आती है, आर्टिकल 13 से ये पावर लेता है। आर्टिकल 13 कहता है क्या है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 हमारा बेसिकली कहता है, जितने भी लॉ बनाएगा हमारा स्टेट, जितने भी लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, जितने भी लॉ बनाएगी जैसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट से इन्फ्रिंज कर रहे हो फंडामेंटल राइट को, वो सारे क्या हो जाएंगे जी, वॉइड हो जाएंगे, वो लागू नहीं होंगे, वो सारे हमारे वॉइड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ही वॉइड कर देगा, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी की पावर है ये, ठीक है। आर्टिकल 368 क्या कहता है, आर्टिकल 368 पावर ऑफ द पार्लियामेंट, किसकी पावर है, पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अब क्या करेगा, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगा, और जुडिशरी को क्या करेगा, वॉइड डिक्लेयर कर देगा, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता रहेगा। यहाँ पे इनका बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले अब देख लो, अब मैं ना आपको एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बता रही हूँ हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी, जब एग्जाम में लिखने बैठोगे ना फटाफट फटाफट याद आएगा कौन सी अमेंडमेंट कौन सा केस लो, कौन सी अमेंडमेंट कौन सा केस लो, किसके साथ था। तो क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या थी, 1951 में आई फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसके अंदर केस लो, जिसको चैलेंज किया गया कौन से केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर दूसरी अमेंडमेंट कौन सी, 17th अमेंडमेंट 1964, जिसमें सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये सारी साइटेशंस भी देखते चलो, आगे पूछूंगी, ठीक है। फिर इसके आगे क्या है, कौन सी अमेंडमेंट आई, 24th 25 29th अमेंडमेंट, उसके अंदर कौन से केस में चैलेंज किया गया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। फिर राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे चलो, फिर कौन सी अमेंडमेंट है हमारी, आगे कौन सी अमेंडमेंट है, 39th अमेंडमेंट, जिसके अंदर क्या था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो, बहुत मजेदार है, चालाकी होशियारी और सारी पॉलिटिक्स सब पता लग जाएगी। और फिर क्या है, 42nd अमेंडमेंट आई हमारी। 42nd को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुडिशरी वालों याद रखना, और हमारे यूपीएससी वाले बच्चों इसको सबको याद रखना है, ठीक है, कि हमारा इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। इसमें कौन सा केस पढ़ेंगे, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पढ़ेंगे हम, फिर इसका पढ़ेंगे वुमेन राव का, और ये आईआर
फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे केस लॉज हम देखेंगे। तो ये समझ आ गया, सिस्टमैटिक वे में हमने याद कर लिया कौन से अमेंडमेंट के साथ कौन से केस लॉज हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ क्या था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था हमारा, पहले आपको पता होगा, एक हमारे पास राइट था हमारे पास कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, क्यों था, देखो राइट टू प्रॉपर्टी हमें दिया क्यों गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर उस टाइम पे इतने समझदार और इतनी होशियारी से उन्होंने काम किया था कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें राइट्स ग्रांट किए थे सिटीजन्स को। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए था क्योंकि जमींदार क्या करते थे, जमीनों को टैक्सेशन के थ्रू या फिर लैंड ओनर पता ही नहीं चलता था, बेचारा गरीब किसान के पास कोई ज़मीन होती नहीं थी, उसको सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ चला जाता था। तो राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए लाया गया कि उसमें मतलब पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो सकेगी और एक लिमिट रह सकेगी कि एक पर पर्सन कितनी ज़मीन को वो ऑक्यूपाई कर सकता है, ऑन कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमारा राइट टू प्रॉपर्टी रखा गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया, 31A 31B ये ऐड कर दिए, दो क्लोज ये ऐड करेंगे, दो क्लोज ए और बी, और 19 में क्लोज 1 का जी ऐड किया गया। इसमें क्या हुआ था, इसमें बताया गया कि स्टेट के पास पावर है टू मेक लॉ एंड एज एन एक्ट, वो एक्ट पास कर सकती है स्टेट, किस लिए, किसी की भी लैंड टेक ओवर करने के लिए, किसी भी लैंड को टेक ओवर करने के लिए क्या कर सकती है, अमेंडमेंट स्टेट क्या कर सकती है, पावर लॉ बना सकती है किसी भी लैंड को टेक ओवर करने के लिए। और इसमें क्या होगा, कंपनसेशन शुड बी प्रोवाइडेड, कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी जितना स्टेट कहेगा। और 19 क्लोज 1 के सब क्लोज डी में क्या कहा गया कि स्टेट हैज़ पावर टू एक्वायर, देखो सबसे बड़ी अमेंडमेंट के अंदर जो ये बताया गया कि स्टेट के पास पावर रख दी गई कि वो किसी भी बिजनेस, देखो इसमें क्या कहा, स्टेट हैज पावर टू एक्वायर द बिजनेस पार्शियली एंड फुली। स्टेट के पास क्या पावर दे दी, कितनी बड़ी पावर दे दी यार, सोचने वाली बात है कि बिजनेस को पार्शियली और फुली एक्वायर कर सकता है किसी का बिजनेस। बनता है कितना मुश्किल से कितनी मेहनत से खड़ा किया होगा बिजनेस को, आप ऐसे ही एक्वायर कर लोगे, ठीक है। इसको चैलेंज किया गया, इसी अमेंडमेंट को, पूरी अमेंडमेंट को किसने चैलेंज किया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने चैलेंज कर दिया ये वाला अमेंडमेंट। तो इसमें चैलेंज करने के बाद क्या कहा गया कि अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, वाओ, देखो वाओ वाला पॉइंट है ये देखना है, वाओ वाला पॉइंट है, वाओ वाला। इसमें क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, वैलिड है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की कोई शुरुआत, कोई एंडिंग, कोई पता वता कुछ नहीं है यहाँ पे इस केस के अंदर ना, आगे जाके पता चलेगा कैसे आई वो, ठीक है। और आर्टिकल 13 इसमें देखो क्या बोला गया, देखो जो बात है वो बात है भाई, देखो आर्टिकल 13 के अंदर क्या बोला गया, ऑर्डिनरी लॉज नॉट एप्लीकेबल ऑन, देखो ये जो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू है वो एप्लीकेबल है ऑर्डिनरी लॉज के अंदर, बट नॉट एप्लीकेबल ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो ऑर्डिनरी बिल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। और क्या बोला गया, इससे फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकते हैं, ठीक है, ये बोल दिया। फिर इसके बाद लाते हैं हमारे 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या लिया, 9 शेड्यूल लिया। 9 शेड्यूल के अंदर क्या लाया, उन्होंने खुद को ही अपने आप को इम्यूनिटी दे दी, पार्लियामेंट ने इम्यूनिटी भी खुद को दे दी स्टेट को। क्या बोला कि स्टेट कोई सा भी बिल पास कर सकता है, कोई भी लॉ पास कर सकता है, वो फंडामेंटल के कॉन्ट्रावेंशन में हो, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, फिर भी वो क्या करे जाएंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, ये बोल दिया। फिर इसको जो था 9 शेड्यूल और इस सारी अमेंडमेंट को किसने, कौन सी अमेंडमेंट को, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसने, सज्जन सिंह वाले केस में क्या करा गया, चैलेंज कर दिया। सज्जन सिंह वाले वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कर दिया भाई चैलेंज, इसको चैलेंज किया। इसे देखो 5 जजेस बेंच केस था, उस टाइम पे बड़ा होता था काफ़ी, इतने जजेस बैठते नहीं थे किसी केस को सुनने के लिए, तो 5 जजेस बेंच था। उसमें क्या हुआ, और उसमें जो रेशियो आया इसका 3:2 का था। उसमें बोला गया कि हाँ शंकरी प्रसाद में जो डिसीजन आया वो ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन 3:2 का था रेशियो। तो इसमें एक जो सीजे थे वो गजेंद्र सिंह, ये मेजोरिटी के साथ थे वहाँ पे, इन्होंने सहानुभूति दी थी उस केस के लिए, तो इन्होंने डिसीजन दिया था उस केस का। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो ये जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने फ्रेम किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं यार, कोई मतलब अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट से बचाने के लिए कोई भी उन्होंने सावधान और एक्सप्रेस नहीं किया है, एक्सप्रेशन नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसलिए हम क्या मानेंगे इसको, इसलिए हम इसको मानते हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। इन्होंने ये बारी बात बोल दी। सीजाई कौन थे उस टाइम पे, गजेंद्र गदकर, ठीक है, ये याद रखना है आपको नाम, और ये स्टेटमेंट लिख के आओगे तो पेपर में ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ जो डिससेटिस्फाइड थे इस चीज़ से, डिससेटिस्फाइड कौन कौन थे, एच हिदायतुल्ला, और दूसरे कौन थे, जस्टिस कौन से थे, मुधोलकर। इन दोनों ने क्या बोला, ये डिससेटिस्फाइड थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस केस को लार्ज जज बेंच पे ट्रांसफर कर दिया। लार्ज जज बेंच कितने का था, 11 जजेस का था,
और 11 जजेस का बेंच था। उस टाइम पे मायने रखता था 11 जजेस का बेंच, क्योंकि बैठता नहीं था ये, इसलिए उस टाइम का लार्जेस्ट बेंच था। इसमें क्या कौन सा केस था, वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस था। उसके अंदर 11 जजेस बैठे थे। इसमें क्या बोला, देखो अभी तक किसके हर केस में, चाहे वो शंकर प्रसाद हो या फिर सज्जन सिंह हो, जो भी है, उनके अंदर किसकी साइड ली गई, किसकी साइड ली गई, जल्दी बताओ। देखो ये सज्जन सिंह वाला केस था हमारा, ठीक है, और ये क्या था, शंकर प्रसाद के अंदर सबकी पार्लियामेंट का मतलब जीत हुई एक तरीके से। लेकिन इसमें गोलकनाथ इसलिए लैंडमार्क केस है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट केस लो है, क्योंकि इसके अंदर पहली बार पार्लियामेंट ने जुडिशरी ने अपना कहा गया कि हाँ जुडिशरी जीती। यहाँ पे बेसिकली जुडिशरी जीती कैसे, इन द सेंस कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज अ फंडामेंटल राइट, डिसीजन में आया, ठीक है। पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को ऐसे भी नहीं कर सकती और लिमिटेशन नहीं लगा सकती, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। जुडिशरी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकती पार्लियामेंट, ठीक है। और क्या बोला गया, आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, जजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूँ तो यही है कि आर्टिकल 13 के अप्लाई होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए भी। और दिस जजमेंट, और क्या बोला गया, दिस जजमेंट विल एप्लीकेबल टू कमिंग अमेंडमेंट्स नॉट प्रीवियस। तो क्या होता था यार, कोई भी जजमेंट आती थी ना, लोग पीछे पुराने केस उठा के लाते थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया गया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी कि फ्यूचर में आने वाले केसेस पे अप्लाई होगा, ठीक है। इसके आगे गया था 24th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर क्या गया, आर्टिकल 13 के अंदर क्लोज 4 को ऐड किया गया, आर्टिकल 13 के अंदर क्लोज 4 और आर्टिकल 368 के अंदर क्लोज 3। अब देखो मतलब पार्लियामेंट ने किस तरीके से बिल पास करा स्टेट को बचाने के लिए, और स्टेट को मतलब जुडिशरी कुछ पास करेगी, उसके अपोजिट में पार्लियामेंट को पास करना ही करना था। उसके अंदर देखो क्या पास किया कि आर्टिकल 13 के इसके क्लोज 4 में क्या कहा गया कि आर्टिकल 13 368 पे अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 13 इसका क्लोज 4 जो आप देखते होगे ना, आप जब बेयर एक्ट पढ़ते होगे तो उसके अंदर देखा होगा आपने, क्लोज 4 के अंदर अच्छे से लिखा है कि आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई टू 368, ये लिखा हुआ है ना, तो ये वही है, वहीं से ही आया, इस केस से ही आया, ठीक है, इस अमेंडमेंट से आया ये। फिर इसके बाद आर्टिकल 368 के क्लॉज 3 में क्या कह दिया कि पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, ये पावर जो है, ये किसके अंदर कवर नहीं होगी, आर्टिकल 13 के अंदर कवर नहीं होगी, ओके, ये कहा गया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट फिर क्या कहा, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब घर की सरकार है। फिर अब देखो ये कौन कौन सी अमेंडमेंट आई, आर्टिकल ये देखो आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगी कि आर्टिकल 13 इसके अंडर नहीं आता। 25 में क्या बताया गया कि प्रॉपर्टी राइट को रिड्यूस कर दिए गए, ठीक है, और क्योंकि सरकार लेने लगी थी ना, ऑब्वियसली तो रिड्यूस ही हो गए। और 26th अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि प्रीवी को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया, प्रीवी पर्पस को, ठीक है, पर्स कर दिया गया। और यहाँ पे क्या था, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लैंड रिफॉर्म की भी बात कर दी गई कि लैंड रिफॉर्म ला सकती है। इसको चैलेंज किया गया लैंड रिफॉर्म के आते के साथ ही, किसको, इसमें केशनंद भारती का केस आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द लैंडमार्क केस है ये, इसको याद रखना। 13 जजेस बेंच था ये, ठीक है, 13 जजेस का बेंच था। इसके अंदर क्या हुआ था, कौन सी अमेंडमेंट को, कौन से केस लो उसको इसमें चैलेंज किया गया, कौन सी अमेंडमेंट थी, 24, 25, 26, 29, ये सारी अमेंडमेंट थी जिनको चैलेंज किया गया। और गोलकनाथ वर्सेस ये गोरखनाथ वाला केस भी जो था यहाँ पे चैलेंज किया गया। और इसमें इश्यूज क्या अराउज हुए, हाउ मच कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगी, ठीक है भैया, पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट ही अमेंड करेगी, लेकिन ये तो बता दो यार कितना अमेंड करेगी, कौन सा पार्ट अमेंड करेगी, कौन सा नहीं करेगी। देखो केशनंद भारती के केस में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी फैक्ट बता देती। फैक्ट में हुआ क्या था, एक अड्डीनी मुठ था, एक मोन्टेस्की रिलीजन था, जिसके की ओनर थे केशनंद भारती। केशनंद भारती जी ने, इनकी खुद की जमीन थी, लैंड रिफॉर्म केरला है जो केरला गवर्नमेंट थी, लैंड रिफॉर्म लाई, उससे इनकी ज़मीन को छीन लिया कि नेशनलाइजेशन है, तो इनकी ज़मीन को मतलब ले लिया गया, इनकी ज़मीन को ले लिया गया। फिर इन्होंने नेशनलाइजेशन के लिए इनकी ज़मीन को ले लिया गया। इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको फाइल एक पिटीशन डाल दी गई, इन्होंने केशनंद भारती ने पिटीशन डाली। उस पिटीशन डालने के बाद भी मतलब इनका केस चल रहा है, ओके चल रहा है, लेकिन फिर भी दोबारा दूसरा लैंड रिफॉर्म एक्ट ले आई केरला गवर्नमेंट ने, क्या करा, दूसरा लैंड रिफॉर्म एक्ट ले आई, फिर तीसरा ले आई। इनका केस चल ही रहा था केशनंद भारती, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म फटाफट पास करी जा रही थी। कौन, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, केरला की, ठीक है। फिर उसमें क्या कहा गया कि इसका हेल्ड हुआ, फिर इसमें हेल्ड ये हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। और फिर इसमें एक और केस आया कि क्या फंडामेंटल राइट भी अमेंड किए जा सकते हैं। तो इसके रिगार्ड में, इसके रिस्पॉन्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट भाई
ऐसे चुप तो बैठने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। यहाँ से देखो, यहीं से, बिल्कुल यहीं से शुरुआत हुई हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। समझ आया ना, कहाँ से चलती हुई आई और कहाँ पे आगे शुरू हुई। तो यहाँ से ही चलती हुई आई थी। फिर इसने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इन्होंने मैंने आपको बताया ना इंट्रो में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। इन्होंने क्या करा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर कुछ कुछ उन्होंने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर दिए काफ़ी सारे, कि इन एलिमेंट्स हैं जैसे कि मान लो रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट ऐड कर दिए कि हाँ ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आप इनको नहीं छेड़ सकते जी। अगर आप इनको छेड़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाएगा। ऐसा बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि पार्लियामेंट को, कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, इनको ना टच करें ज़्यादा, इनके कॉन्ट्रावेंशन में ना जाए, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हिल सकता है। ऐसा बोल दिया गया। लेकिन सीजेआई जो सीख रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी, ये जो हमारा क्या बोलते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें आने वाले फ्यूचर में एलिमेंट्स और ऐड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग एज पर द नीड। ठीक है, ये बोल दिया गया, ये स्टेटमेंट पास करिए। फिर इसके आगे 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार अमेंडमेंट मुझे तो लगती है भाई ये। इसमें देखो क्या हुआ था, इसमें देखते हैं हम। इसमें क्या हुआ, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट था, जजमेंट पास करी। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी। क्या करा उन्होंने, क्वाश कर दिया इंदिरा गांधी के इलेक्शन को। ठीक है, क्वाश कर दिया इंदिरा गांधी के इलेक्शन को। उन्होंने बोला गया कि बिकॉज ऑफ मेल प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनल इन्होंने क्या करा, डिसअपेयर कर दिया 6 ईयर के लिए। 6 ईयर के लिए किसी पर डिसअपेयर कर दिया कि मतलब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में नहीं आ सकती 6 साल तक के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी का जाती सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद हाई कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाती पिटीशन लेके। लेकिन उससे पहले अपील लेके जाती सुप्रीम कोर्ट में। उस अपील ले जाने से पहले उन्होंने एक दिन पहले क्या किया, इन्होंने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दी। कौन सी ने, इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने क्या किया, नेशनल, और दूसरा काम क्या कर दिया, सबसे पहले तो 39 अमेंडमेंट पास कर दी, और दूसरा क्या कर दिया, नेशनल इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, ये 2 काम इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे किए। और फिर 39 अमेंडमेंट था क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, अच्छे समझ आ जाएगा। 39 अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने, आर्टिकल 329 का ए पार्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और क्या किया, रिमूव कर दिया। कौन सा, आर्टिकल 71। आर्टिकल 17(1) के अंदर बेसिकली क्या था, जुडिशरी की पावर थी कि वो इलेक्ट्रॉनल डिस्प्यूट के अंदर घुस सकती है। इलेक्ट्रॉनल डिस्प्यूट मतलब पीएम के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के इलेक्शंस में बोल सकती है अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। लेकिन दूसरी साइड क्या किया, आर्टिकल 329 का ए क्लोज ए ऐड कर दिया। उसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर नहीं है वो इलेक्ट्रॉनल डिस्प्यूट्स के बीच में बोले, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, और क्या होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के इलेक्शंस में नहीं बोलेगी। ठीक है, ये बात बोल दी गई इसमें। फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट क्या हुआ, हमारा केस कोर्ट में ट्राई नहीं हो सका। केस कोर्ट में ट्राई ही नहीं हो सका। फिर इस केस में ये हुआ, इंदिरा गांधी के केस में। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारे हुए इलेक्शंस। इलेक्शंस में होने के बाद क्या हुआ, इलेक्शन में हुआ झटका, सरप्राइज इलेक्शन हुए। सरप्राइज हो गए बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जनता पार्टी आ गई फोर्स में। जनता पार्टी बहुत हैवी वोटों से जीती, और क्या बोलते हैं, उतनी ही कम वोटों से कांग्रेस पार्टी हार गई। ठीक है, फिर जनता पार्टी जैसी आई तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी सारे वहाँ पे हमारे वो हो रहे थे, डिस्प्यूट्स हो रहे थे, लाइक नेशनल इमरजेंसी को, जितना भी वहाँ पे रॉन्गली जो भी हो रहा था उसको, इमरजेंसी को हटाया। फिर क्या किया, जो हमारा जो अमेंडमेंट ऐड की उसको वॉइड किया। 392 में जो अमेंडमेंट की थी ना, ए क्लोज ऐड करके उसको अबॉलिश किया। और क्या किया, 71 को दोबारा से फोर्स में लाया। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे चेंजेस लाए थे 42nd अमेंडमेंट से। लेकिन फिर भी मैं आपको जो हमें इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड मैं वो बता देती हूँ। इसमें क्या किया, आर्टिकल 31 के अंदर क्लोज कौन सा ऐड किया, क्लोज किया 4 ऐड, क्लोज किया इन्होंने 4 ऐड। और आर्टिकल 368 के अंदर 4 और 5 ऐड किया। देखो आर्टिकल 31 के सब क्लोज 4 में क्या था कि पार्लियामेंट एड्स टू, पार्लियामेंट किसके साथ अमेंड कर सकती है, क्या क्या अमेंड कर सकती है, पार्ट 4 और पार्ट 3, और नो जुडिशियल रिव्यू, इसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दोबारा से वही बात आ गई, इन्होंने दोबारा अमेंडमेंट की। फिर दोबारा आर्टिकल 31 में क्लोज 4 ऐड करने के बाद इन्होंने कहा कि जुडिशियल पावर नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं होगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट करेगी अगर पार्लियामेंट क्लोज पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, ये बोल दिया गया। फिर दूसरी तरफ क्या बोला, दूसरी तरफ ये बोल दिया गया, ये इसके अंदर ये बोला, और इसमें
मतलब और ये क्लोज 368 के क्लोज 4 में पार्ट 3 की बात की गई थी, और आर्टिकल 31 के क्लोज 4 में कहा गया था पार्ट 4 की बात, ठीक है। अब इसमें क्या गया, आर्टिकल 368 के क्लोज 5 को ऐड करके बोला कि लिमिटेशन, नॉन लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर। अब लिमिटेशन नहीं होगी, मतलब आर्टिकल 368 के क्लोज 5 में बोला गया कि कोई अमेंडमेंट पर लिमिटेशन नहीं लगा सकती जुडिशरी, ठीक है। ये बात बोल दी गई। फिर अमेंडमेंट वॉज चैलेंज। अब देखो फिर से दोबारा से चैलेंज हो गया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस लो है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, मिनेर्वा मिल का केस है कि अमेंडमेंट, ये वाली अमेंडमेंट फिर से चैलेंज हुई मिनेर्वा मिल के केस में, क्योंकि क्या हुआ था, ये मिनेर्वा मिल के जो ओनर थे, इसमें पेटिशनर बने थे, उनकी एक कंपनी थी जो कि टेक ओवर कर ली थी गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन के लिए, नेशनलाइजेशन के परवेश के थ्रू। और इसको क्या बोला गया, हेल्ड द अमेंड, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। 42nd अमेंडमेंट में इन दो प्रोविजंस को इनवैलिड डिक्लेयर करा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेसिक, पहले देखो क्या कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, अब क्या कहता है, बेसिक फीचर्स दिए। पहला क्या बोला, 3 बेसिक से, पहले फीचर में बोला कि जुडिशरी रिव्यू, जो जुडिशरी की रिव्यू पावर है उसको जो क्या है, पार्लियामेंट सप्रेस करने की कोशिश ना करे, किसी भी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश ना करे, जुडिशियल रिव्यू होगा तो होगा, एज इट बेसिक फीचर, ये बेसिक फीचर है इसलिए होगा ही तो होगा। और फिर क्या किया, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिटेड किया। पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर एंड कैन नॉट एक्सपेंड हिज पावर बाय अमेंडमेंट और बाय यूजिंग लिमिटेड पावर एज द पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि पावर उनकी एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेड है, इसलिए वो ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकते। और हारमोनी बिटवीन, और देखो हारमोनी रखनी है बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के अंदर, हारमोनी बैलेंस रखना है, जो पार्ट 3 के अंदर है उसको 4 के अंदर अमेंड नहीं करना, ठीक है। यही बोल दिया, 3 बेसिक फीचर बता दिए इस वाले केस लो के अंदर। फिर एक लास्ट, हमारा आज का लास्ट केस लो है, जो कि है वेमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो क्या होने लगता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी अमेंडमेंट हुई थी ना पहले की, उनको चैलेंज करने लगे। मतलब आपके चेंज को देख के पिछले सारे जितने भी रेट्रोस्पेक्टिव केस लॉज थे हमारे, जो पहले के पास्ट में केस लॉज थे, उनको उठा उठा के लाने लगे कि हमारा ये डिसीजन गलत है, इसके हिसाब से तो ये डिसीजन हमारा गलत दिया है, हमारा डिसीजन दोबारा से दो। ये आके अपील होने लग गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, केशवानंद भारती का जो केस लॉ है, केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया है, नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पिछले केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर आई है, बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का टेस्ट है, वो अप्लाई होगा प्रोस्पेक्टिव, यानी कि आने वाले केसेस पे ये अप्लाई होगा, ना कि आज के आपके केस पे। आई होप आपको आज का सारा कुछ समझ में आया होगा, जितना भी मैंने बताया आपको, जितना भी समझाया, जिन्हें केस लो अमेंडमेंट सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो हिट द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आप मुझे कमेंट में बताओ कि समझ में आया या नहीं आया, अब कोई डाउट रहता है नहीं रहता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Okay, have a good day. Please do subscribe and like my channel. I need your support, I need your motivation. Thank you so much. Have a nice day.